नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान द्वीप समूह। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इतिहासकार प्रणव कुमार सरकार जी। प्रणव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो प्रणव जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान अंडमान द्वीप समूह पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है एक ग्लोबल फेनोमेनन थी और ये दुनिया भर के बहुत सारे देश इसमें शामिल हो गए थे। मुख्यतः इसमें दो गुटों में बढ़ गए थे देश, एक्सिस और एलिट ग्रुप जो है। एक्सिस ग्रुप में जो थे आपके जापान थे, नाजी जर्मनी थे और इटाली थे, जबकि एलिट ग्रुप में जो थे सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट। तो ये चार देश मुख्य रूप से थे। छोटे मोटे देश तो साथ में लगे हुए थे हर एक ग्रुप में, दोनों ग्रुपों के एक एक हिस्से में। तो इस प्रकार से ये जो है युद्ध शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। और क्योंकि ये जो विश्व युद्ध में जो एक्सिस ग्रुप जो था, जो नाजी जर्मनी के जो हिटलर थे, हिरोहितो जापान के जो थे, इनकी जो सोच थी, इनकी जो कॉन्सेप्चुअल लाइन थी, वो थी अपने एक्सपेंशन करने की, दुनिया भर में अपना साम्राज्य को बढ़ाने की, अधिकार जमाने के दूसरे देशों में। वैसे करके वो लोग जो है साउथ ईस्ट एशिया से शुरू हो गए थे, खासतौर पे जो जापान जो है, और उधर जर्मनी शुरू हो गया था। तो ये सब मित्र देश थे आपस में, तो इन लोगों का सहयोग चलता रहा और धीरे धीरे जो अंडमान के जो पोजीशन है, वो जो आज भी हम इसकी स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन को अहमियत देते हैं और उस समय भी दिया जाता था, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसको हासिल करने से काफ़ी उनको फ़ायदा होता है। जो भी देश इस पर अधिकार जमाएगा उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि उसके आसपास के क्षेत्र में उसका अपना आधिपत्य जमाने का उसको मौका मिलता है और काफ़ी वो उसको सुविधा मिलती है। इस कारण से जो है अंडमान को इन लोगों ने टारगेट किया था और फॉल ऑफ सिंगापुर के बाद में तो नेक्स्ट अंडमान पड़ ही गया था इनके लक्ष्य में। और जब जापानी सेना यहाँ आने वाली थी तो ब्रिटिश शासन ने क्या उपाय अपनाए? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। जब जापानीज आने वाले थे, अब लग गया था कि 42 के दौरान कि आने वाले थे, फरवरी में ही लग गया था इन लोगों को। और यहाँ पर ब्रिटिश का शासन था, तो ब्रिटिश जो थे वो अपने तैयारी करने लगे। ब्रिटिश के बहुत सारे जो नागरिक थे, ब्रिटिश नागरिक और ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनके फैमिलीज़ यहाँ पे थे, बच्चे यहाँ पे थे, रॉस में थे, और सब लोगों ने यहाँ से पलायन करना शुरू किया। और पलायन जो जितने भी फैमिलीज़ थे सब यहाँ से चले गए और इवैक्यूएशन जो बोलते हैं, ब्रिटिश इवैक्यूएशन हो गई। और उसमें से जब आखिरी जो जहाज में जो है वो जब गया था, तो कुछ अफसर यहाँ पे बचे हुए, जो चीफ कमिश्नर जो थे वाटरफॉल थे, उसके बाद में उसके पर्सनल सेक्रेटरी टू चीफ कमिश्नर जो थे A.G. बर्ड, जिसके नाम से बर्ड लाइन है, अल्फ्रेड जॉर्ज बर्ड, वे यहाँ रुके थे। लिंडसे यहाँ रुके थे, लिंडसे जिन्होंने चाथम ब्रिज का भी निर्माण में उसकी भूमिका थी। यहाँ के जो घंटाघर है, जो क्लॉक टावर है, उसके निर्माण में भी इसकी भूमिका थी। लिंडसे भी यहाँ पे रुक गए थे। तो ऐसे कुछ अफसर जो है, गिने चुने अफसर यहाँ रुक गए थे। और उसके बाद में कुछ डायनामाइट्स कुछ चाथम में और टेलीग्राफ ऑफिस में भी सेट कर दिए थे। यहाँ के कुछ अफसरों को कह दिया था कि हमारे जाने के बाद में इसको उड़ा देना। तो ऐसे करके इनकी एक स्ट्रैटेजी बनी हुई थी। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में ले गए, तो पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली। लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ अंडमान को डिफेंस करे, टोटली अंडमान को छोड़कर जाने का इनका प्लानिंग हो गया था कि ऐसे नहीं कि नागरिकों को हम सुरक्षा प्रदान करें, अपनी आर्म एम्यूनिशन को और सशक्त करें, वैसा कोई उनका इरादा नहीं था। बस छोड़ने का इरादा था और छोड़ के चले गए थे, और कुछ अफसरों को छोड़कर। और अंत में जो था उसका जो आखिरी जो गए थे यहाँ पे बैच, उसमें जो मिलिट्री पुलिस के सुप्रिटेंडेंट थे, मैकार्थी थे, और कुछ और अफसर जो थे, वो लोग जो है शोलवे से यहाँ से निकल गए थे। ये थी इनकी तैयारी। जब जापानी यहाँ पर आ गए तो उसके बाद उनकी प्रथम गतिविधियां क्या रही? जी, जापानी जब आए थे तो लोगों को लगा कि ये काफ़ी इनका सकारात्मक रहेगा और आने वाला दिन जो है काफ़ी खुशहाल रहेगा, बिल्कुल। लेकिन उनके जो सोच था, जो यहाँ के लोगों का जो ये था, मन बना हुआ था, वैसे नहीं हुआ। क्योंकि जापानीज यहाँ से आने के बाद में 23 मार्च 1942 में आ गए थे, 42 में आ गए थे यहाँ पे। तो आने के बाद में पहले दिन तो जेट्टी में कुछ लोग गए भी थे, रिसीव भी किए थे कि चलिए अंग्रेज चले गए, जापान आ गया, कुछ अच्छा ही होगा।
उसके बाद में एक घटना ये घटी कि क्योंकि सिपाही हैं, सिपाही जो है कई बार युद्ध काल में सिपाहियों का बर्ताव एक अलग टाइप का होता है, तो ये सिपाही जो है जब आज का जो बाजार इलाका है वो बाजार में घूमने लगे, दुकानों को लूटने लगे। उसके बाद में यहाँ के नेताजी ग्राउंड बोल के एक जगह है जहाँ पर उसने एक घटना घटी थी छोटी सी, उसमें ज़्यादा विवरण में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी है। अच्छा। तो उसमें जुल्फिकार अली नाम का एक स्थानीय जो युवक था, उसका घरेलू नाम था सनी, तो उसको मार दिया इन लोगों ने। उसके बाद में एजी भट्ट की भी हत्या कर दी थी, बाद में किया, लेकिन पहले सनी के तो पहला हत्या उसने किया था। इसके बाद में जो है इन लोगों ने कुछ अच्छे रुख भी अपनाए, ऐसे नहीं कि मार दिया, एक यहाँ के एक युवक को मार दिया और उसके बाद में मारने का सिलसिला जारी रहा, ऐसा नहीं रहा। तो उसके बाद में इन लोगों ने एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की योजना बनाई और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जो मुख्य जो कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स थे उनको रखा गया और उसके बाद में पीस कमेटी बनाई जिसमें दीवान सिंह कालेपनी जो यहाँ के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे उनको रखा गया। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो रामाकृष्णा जो थे और दीवान सिंह जो थे वो प्रेसिडेंट बनाए गए थे और दुर्गा प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट थे, ऐसे करके इनको बनाया गया। तो ऐसे करके चलता रहा। तो और इसमें जो है इसी बीच क्या हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई जो रास बिहारी बोस के कॉन्सेप्चुअल लाइन में यहाँ तैयार हुई थी। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बाद में थोड़ी कुछ महीने के साथ ही साथ बाद में INA की भी यहाँ घटित हुई। सोचिए उस समय मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था और सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के थी का वो चल रहा था, तो उससे यहाँ कनेक्ट हो गया। यहाँ के नागरिकों ने अपना कनेक्शन रखा और यहाँ पे मीटिंग करते थे। जो नेताजी ग्राउंड है, नेताजी क्लब है, उससे पहले ब्राउनिंग क्लब हुआ करता था, तो वहाँ पे इनकी मीटिंग होती थी। तो क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है अंग्रेजों के खिलाफ था, तो इसलिए जापानीज ने भरपूर सहयोग दिया, उसमें शामिल होते थे। तो धीरे धीरे जो है घटनाएं बाद में ऐसे होने लगी जो हम इस साक्षात में आके बताएंगे कि क्या हुआ था। तो ऐसे लगभग ठीक ही चलता रहा, लेकिन फिर जो है जासूसी कांड के आरोप में फिर लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी, बहुत सारा चीज उल्टा होने लगा। अच्छा जी जी। तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया पीस कमेटी के बारे में, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? पीस कमेटी दरअसल वे लोग युद्ध नीति में तो आ गए थे, लेकिन जो था इनको लगा कि क्योंकि यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी जरूरत है, न सिर्फ ऐसे ही कि युद्ध काल में है तो जाके वहाँ के नागरिकों के साथ में, नागरिकों का तो कोई ये नहीं थे, ऑलवेज न्यूट्रली थे ये लोग। तो पीस कमेटी इसलिए किया गया कि यहाँ शांति से रहे, इनको एडमिनिस्ट्रेशन हम अपना जो इस जगह पे आधिपत्य कर दिए हैं, बाकी उसके बाद हम अपना काज आगे संभालेंगे, लेकिन नागरिकों को हम अपना। इसी कारण से कुछ इंटरप्रिटर्स भी जापानीज स्कूल खोले गए जिसमें जीको स्टूडेंट रखे गए जो जापानीज भाषा सिखाने लगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में इन युवकों का, स्थानीय युवक जो है हमारी सहायता कर सके, जापानीज और हिंदुस्तानी भाषा के बीच में एक समझ स्थापित कर सके। तो इस कारण से उन लोगों ने ये सब किया था पीस कमेटी का। जी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जापानियों ने यहाँ के लोगों पर काफी अत्याचार किए। जी। तो उसका क्या कारण था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा था कि दूसरे दौर में हम लोग आएंगे, आपका प्रश्न होगा, तो इसीलिए मैं वहां रुक गया था। क्योंकि जब पीस कमेटी सब कुछ हो गया था तो इसके बाद में एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम ये चला कि क्योंकि ये विश्व युद्ध था तो एलिड फोर्स में ब्रिटेन भी है। तो जब यहाँ से, जब शोलवे से आखिरी जो दस्ता गया था डैम मैकार्थी, यहाँ से जाने के बाद में, वो मुख्य भूमि में जाने के बाद में उसने अपने अथॉरिटी को किसी तरह कन्विंस किया कि हम दोबारा कोशिश करते हैं, एक बार अंडमान को पूरी तरह नहीं छोड़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ क्या है क्या नहीं हो रहा है। तो इस कारण से उसने कन्विंस कर लिया। तो उसी दौरान जो है ओ सीरीज के कुछ सबमरीन, डच सबमरीन जो है खरीदी गई ब्रिटेन द्वारा, और सेकंड हैंड सबमरीन थी, उसका काम पूरा भी नहीं हुआ था लेकिन खरीद लिया इन लोगों ने। उसमें ओ सीरीज के जो O24 नाम के सबमरीन को इन लोगों ने अपने हाथों में लिया। और कुछ नेटिव पुलिस थे यहाँ पे, जैसे हवलदार एक ज्ञान सिंह नाम का था, तो इसको और एक दो और लोगों को लेकर डैम मैकार्थी वहाँ से निकला सबमरीन में। उसके बाद में कोलंबो गया, कुछ ट्रेनिंग ली और उसके बाद में ये जो है अंडमान पहुँच गए। अंडमान पहुंचने के बाद अपना रेडियो ट्रांसमीटर गुप्त स्थानों पे अपने सेट कर दिए और लोकल स्थानीय लोगों से खबर लेने लग गए कि अगला जहाज कब आने वाला है, क्योंकि जहाज में एम्यूनिशन भी आती थी, राशन भी आते थे, सारे प्रोविजंस आते थे। और जैसे ही
पता चल जाता था कि जहाज अभी आने वाला है, रॉस में अभी एंट्री करने वाली, इतने तारीख को इतने बजे जहाज आएगा। तो उसी समय में क्या होता था कि उनका एलिट फोर्स का उड़ान भरते थे और बमबारी हो जाती थी। तो एक बार हो गया चलो ठीक है, 2 बार हो गया चलो ठीक है, अब लगातार ऐसे ही ठीक एन समय में ठीक जगह पर बमबारी, ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो अब समझ में आएगा कि अब यहाँ से स्पाई एस्पियोनेज शुरू हो गया। उसमें क्या किया कि जो पीस कमेटी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो चालू की थी, जिसको डीएसपी बनाया था, जिसको तहसीलदार बनाया था, जिसको इन लोगों को टारगेट करने लग गए। तो उस पहले जो राउंड अप में उन लोगों ने 7 लोगों को डिगनाबाद में ले जाकर 30 मार्च 1942 के दिन में उन लोगों को मार दिया। और ये 7 लोगों में से जिसको डीएसपी बनाया था, डीएसपी नारायण राव थे, डॉक्टर सुरेंद्र नाथ नाग थे, इनके एक भाई को बाद में मारा गया, प्रताप नाथ नाग को। उसके बाद में अतर सिंह थे, सुबा खान थे, कुछ 2-4 और नाम है जी। तो ये 7 जन लोग थे। उनका अभी भी शहीद स्तंभ अभी भी है, यहाँ पर है डिगनाबाद में। तो इन लोगों को मारने के बाद में उसके बाद में फिर और लोगों को अरेस्ट करने लगे एस्पियोनेज में। और ऐसी बात नहीं कि कुछ लोग भी इसमें शामिल थे, अस्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से शामिल थे। उनको इसका कुछ मिल जाता था, शायद कुछ सिग्नल्स मिल जाते थे, क्लूज मिल जाते, इस कारण से उन लोगों ने, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में इनोसेंट लोगों को ये लोग मारने लग गए। और क्योंकि प्रोविजंस की कमी आ गई थी, जब बमबारी हो जाती थी तो राशन नहीं आता था, गन और जो फायर एमुनेशन वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन राशन जो मेन चीज है वो ही नहीं आ रहा था। तो खाने के लाले पड़ गए थे, तो इरिटेट हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन में फिर लोगों को पकड़ के सेलुलर जेल में बंद करने लगे, फिर वहां से निकाल कर मारने लगे, ऐसे करके जी। तो जैसे कि एक तरफ आपने बताया कि जापानी यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ आगमन हुआ जी। तो और उन्होंने पहली बार यहाँ तिरंगा फहराया, तो उस बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। हाँ, जब ये अंडमान में ये सब हो रहा था, इसके ठीक दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया में हलचल चल रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया से तो निकल चुके थे, निकल में सिंगापुर गए, वहां गए, फिर राज बिहारी बोस के साथ में उनका तालमेल हुआ। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने अपने हाथों में लिया। उसके बाद में उन्होंने जापान गवर्नमेंट को किसी तरह कन्विंस किया। वैसे वो बहुत जल्दी माने नहीं थे अंडमान को देने के लिए, लेकिन ये सुभाष का योग्यता था और उनका स्किल था और बहुत अच्छे वक्ता थे वो, काफी इमोशनली उनको ये कर दिया था। तो उसके बाद में क्या करा, राजी हो गया कि चलिए हम आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, क्योंकि ये युद्ध काल है, मिलिट्री टाइम चल रहा है, तो हम आपको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर देंगे आपके हाथों में, आईएनए के हाथों में। तो उसके पहले जो है आईएनए के लोग यहाँ आने से पहले जो है नेताजी यहाँ पर आ गए 29 दिसंबर 1943 को यहाँ पर आ गए। आने के बाद में उनको ठीक रॉस ले गए, क्योंकि यहाँ अत्याचार चल रहा था। सेल्यूलर जेल के विंग नंबर 6 में 200-300 लोगों को बंद किया हुआ था, टॉर्चर सेल में रखा हुआ था। तो उनकी चमड़ियाँ उधेड़े जा रहे थे, सब कुछ उनको टॉर्चर किया, नेल उखेड़े जा रहे थे, सब कुछ करने लगे कि कबूल करो कि आप ब्रिटिश स्पाई हो या नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम तो थे ही नहीं कुछ। और जहां तक पढ़े लिखों के लोगों का सवाल है, वो तो टारगेट में थे ही। तो विंग नंबर 6 में नेताजी को दूसरे नेताजी जब सेल्यूलर जेल गए तो उनमें कुछ सामान्य कैदी देखने मिले, वो गार्डनिंग कर रहे थे, ये करने लगे। 6 में नहीं ले गए। और स्ट्रैटेजी थी जापानीज की कि नेताजी को सीधे रॉस ले जाया जाए, क्योंकि रॉस अगर चला गया तो यहाँ के स्थानीय नागरिकों से उनका जो कांटेक्ट है, जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, उसका चांसेस बहुत कम होगा। और आसपास में उनके आसपास में हमेशा जापानी सैनिक और जापानीज लोग मौजूद रहते थे, जिस कारण से नेताजी को भनक भी नहीं लगी। तो वो नेताजी तो यहाँ आ गए, झंडा भी फहराया उन्होंने, तिरंगा यहाँ पे जो अपना झंडा फहराया था, भारतीय झंडा 30 दिसंबर 1943 को जो पोर्ट ब्लेयर में। तो उसके बाद में 31 को ये यहाँ के लोगों से मिला, और यहाँ के जो ब्राउनिंग क्लब है, क्योंकि यही ब्राउनिंग क्लब नेताजी के जाने के बाद में नेताजी क्लब कहलाया जाने लगा, जो बाजार में हमारा जो गणेश मंदिर है उसके पास में ही है। तो यहाँ पर इतना क्राउडी माहौल कर, क्योंकि किसी तरह जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के जो प्रेसिडेंट जो थे रामाकृष्णन जो थे, क्योंकि दीवान सिंह तो प्रेसिडेंट थे, उनको अंदर कर दिया गया, तो वाइस प्रेसिडेंट रामाकृष्णन थे। तो रामाकृष्णन ने किसी तरह उनका कन्विंस किया कि चलिए हमारे लोकल बोर्न लोगों से मिलिए, आप थोड़ा सा चलिए हमारे क्लब में चलिए, चलते आप जाने से पहले एक बार हम इन लोगों से मुलाकात कर लीजिए।
लेकिन जापानीज तो सकपका गए, क्योंकि उनके आइटिनरी में था नहीं कि ये नेताजी यहाँ आएंगे। तो इतना क्राउडी कर दिया, इतना डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, माहौल इतना चिल्लाहट भरा कर दिया था कि नेताजी कुछ सब बोल रहे हैं, वो लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर में नेताजी चले गए। नेताजी के साथ में यहाँ के लोगों का जो होप था, उम्मीद, वो भी चले गए। जो ये था, इस तरह का हुआ जी। तो नेताजी के यहाँ आने के बाद यहाँ क्या स्थिति रही और उसके बाद क्या घटनाएं घटी? हाँ बिल्कुल, देखिए नेताजी, क्योंकि लोगों को मारा जाने लगा, प्रोमिनेंट लोगों को मारा जाने, खासतौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के लोगों को टारगेट किया जाने लगा। तो पहले से ही कुछ एक प्लानिंग थी, जो प्लानिंग नेताजी के आने के कारण शायद वो स्थगित कर दी गई थी, पोस्टपोन कर दी गई थी। और नेताजी 31 दिसंबर 1943 को चले गए। और ठीक एक महीने के बाद में 30 जनवरी 1944 के दिन में 44 लोगों को यहाँ से ले जाकर हम्फ्रीगंज में मार दिया। और ये 44 लोगों में ये जो 7 लोग जो थे पहले जो मारे गए थे, उसमें सुरेंद्र नाथ नाग उनके भाई थे, प्रताप नाथ नाग, और यहाँ पे एक और थे अब्दुल खालिक, जो 7 लोगों में थे, उसके भाई भी थे अब्दुल जलील। तो ऐसे लोग भी थे जिनका एक भाई, एक सदस्य को तो पहले ही मार दिया, दूसरे उसी परिवार के दूसरे सदस्य को 30 जनवरी को मार दिया 44 के दिन में, जो हम्फ्रीगंज में। तो ये, और उसके बाद ठीक एक महीने के बाद, आधा महीना 18 फरवरी के दिन में, मतलब जनवरी 30 को मारा गया और 18 फरवरी के दिन में जो इंडियन नेशनल आर्मी जो नेताजी वहां से भेजा था, उनका एयरकोर्ट दोराईस्वामी लोगानाथन आए थे, उनके साथ मंसूर अलवी थे, मेजर अलवी, और उसके बाद में लेफ्टिनेंट इकबाल, मोहम्मद इकबाल, उसके बाद में सुबा सिंह थे, उसके साथ में एक स्टेनोटाइपिस्ट थे श्रीनिवास शास्त्री। ये कुछ लोग थे। ये लोग 18 फरवरी को आए। आप सोचिए 30 जनवरी को ये हत्याएं हुई और 18 दिन के बगैर 18 दिन के अगर रुक जाता तो ये लोग जो है उसको होने नहीं देते। तो ये हो गया था और ये मारने का सिलसिला जारी रहा। एस्पियोनेज के एक्यूज करते हुए, आरोप लगाते हुए इन लोगों को सेलुलर जेल में, फिर यहाँ से राउंड अप शुरू हो गई। ये 2 राउंड अप तो हो गई, उसके बाद और राउंड अप शुरू हो गई। तारमुगली में ले जाकर मारा गया कई लोगों को। उसके बाद में आखिरी राउंड अप तो हैवलॉक में हुआ है, जो आज जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ के पानी में ले जाकर 200 से ज्यादा लोगों को वहाँ से पानी में बायोनेट से धक्का मार के कूदा दिया गया। जो लोग स्विमिंग करते थे उसके ऊपर से बोट दौड़ाए गए, प्रोपेलर दौड़ाया गया। कुछ लोग बचे हुए थे, बाद में उसको लिया गया। ऐसे करके शुरू हुआ था। और दीवान सिंह को तो इतना अत्याचार किया कि लंबे समय तक वो अत्याचार चलते रहे और बाद में उनका स्वर्गवास हो गया, मार्टरडम हो गया। ऐसे करके बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जापानी शासनकाल में मारे गए। जी। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वीपों में क्या परिवर्तन आए? देखिए, इसके बाद में ये हिरोशिमा नागासाकी में ये हो गया था, बम गिरने के बाद में। अगर पूरी दुनिया के लिए ये बहुत शोक भरा खबर है, लेकिन अंडमान के लिए शायद मुझे लगता है कि अंडमान की आधी पॉपुलेशन को तो ये लोग खत्म ही कर चुके थे और शायद और भी सफाया हो जाता। लेकिन ये बमबारी के बाद में जापान को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो जर्मनी जो था वो भी वीक हो गया था। उसके बाद इटाली भी निकल गया था अपने इससे। तो धीरे धीरे इतना वीक हो गया था कि उसके बाद में जापानी जो है सरेंडर कर दिए। सरेंडर करने के बाद में आपके अक्टूबर में ये लोग आए थे। तो और एक अच्छी बात यह है कि 15 अगस्त के दिन में जो है पैम्फलेट गिराए गए थे, आज़ादी मिल गई करके, मतलब ये सरेंडर कर चुका था। उसके बाद में 7 अक्टूबर को 1945 में 7 अक्टूबर को, और उससे पहले मैं एक जहाज आई थी छोटी सी, जब ये सरेंडर हो गया था तो एलाइड फोर्स का एक छोटा सा बोट आया था, उसमें कुछ लोग थे और वो लोग जो है हैवलॉक गए थे। हैवलॉक जाकर देखने लगे कि क्योंकि लास्ट राउंड अप हैवलॉक में हुआ था, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखने के लिए, क्या कुछ लोग बचे हुए थे। वहां से कुछ लोग बचे हुए थे। अच्छा। उसमें एक दो शख्स यहीं के थे। तो एक का नाम था, लोकली हम लोग सौदागर के नाम से जानते हैं, एक था गोवर्धन। इन लोगों को वहां से लेकर आया। तो उसके बाद में जो बड़ी जहाज जो थी, बड़ा ट्रूप जो आया था, वो 7 अक्टूबर को यहाँ पर आया था दिलवारा जहाज में, कैप्टन सोलोमन के कमांडशिप में। तो अच्छी बड़ी ट्रूप थी। उसमें बाद पहला चीफ कमिश्नर भी आया था। और पहला चीफ कमिश्नर मैं ये नहीं कहूँगा कि एन.के. पैटरसन जो पहला चीफ कमिश्नर यहाँ आए थे, उससे पहले एयरकोर्ट दोराईस्वामी ही चीफ कमिश्नर थे। अंडमान वालों को भूलना नहीं चाहिए कि एयरकोर्ट जो लोगानाथन दोराईस्वामी जो है, ये जो थे चीफ कमिश्नर के हिसाब से आए थे अंडमान में। जो जापानी शासनकाल में भी अंडमान को एक चीफ कमिश्नर मिला था INA का,
तो ये हमें इतिहास में ये भूलना नहीं चाहिए। और जो एन के पैटरसन का जो एक सेरेमोनियल एक हुआ था, सरेंडर सेरेमनी हुआ था, तो उसमें जो है प्रोक्लेमेशन पढ़ा गया, ये 9 अक्टूबर का दिन है, 9 अक्टूबर 1945 को। जी। तो प्रणव जी, इसके अलावा अंत में जाते जाते आप हमें क्या प्रमुख और रोचक जानकारी बिल्कुल मैं देना चाहता भी हूँ जी। पहला तो अंडमान के जो इतिहास में एक गिनती है, तिथि है, वो तिथि बड़ा दिलचस्प एक कोऑर्डिनेशन रखता है। वो है 30 तारीख जी। 30 तारीख को सोचिए, 30 तारीख को अच्छी घटना भी घटी, खराब घटना भी घटी। 30 जो दिसंबर है, नेताजी ने झंडा फहराया था 1945 को, और उससे पहले 30 मार्च को 1943 में 7 लोगों को मार दिया गया जी। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख को नेताजी का झंडा हुआ। उसके बाद में 30 जो जनवरी 1944 में 44 लोगों को हम्फ्री गंज में मार दिया। ये 30 तारीख हमारे लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और 15 तारीख मैं बोलना चाहूंगा, पूरे भारत के इतिहास में ले ले तो 15 अगस्त जो है, सब भारतीय 15 अगस्त को अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता मिली मनाते हैं। लेकिन अंडमान निवासियों के लिए ये 15 अगस्त मुझे लगता है कि दोहरा सेलिब्रेशन का दिन है ये, क्योंकि अंग्रेजों से तो हमें को मिला ही था 15 अगस्त को 1947 को, लेकिन उससे पहले 15 अगस्त को 1945 को हमें जापानी से मुक्ति मिली। अच्छा। और यही जो है मतलब कोई ऑफिशियल नहीं था 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त के दिन में ही जो फ्लाइट आई थी, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया कि हमने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 15 अगस्त के दिन में फ्लाइट वहां से एलाइड फोर्स के आके उन लोगों ने पर्ची फेंका, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो उससे हमें पता चला कि 15 अगस्त को जो है इस तरह से 15 अगस्त 2 हो रहा है हमारे लिए जी। और तीसरी बात में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडमान वालों को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में कहीं पे भी आप देखें, दुनिया भर के इतिहास में एक शासन प्रशासन होता है, चाहे वो मुगलों का हो, चाहे अंग्रेजों का हो, पुर्तगीज का हो, किसी का भी हो। शासन प्रशासन होता है कि सामान्य आबादी को एक नियंत्रण करने की और सुचारू रूप से सब कुछ मैनेज करने की। अंडमान सोचिए, 15 अगस्त जो मैं अभी बता रहा था, 15 अगस्त को जाने के बाद में ये सब युद्धबंदी थे। देखिए, अंडमान के पुराने लोगों के कैरेक्टरिस्टिक मैं बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त को जब इन लोगों को युद्धबंदी कर दिया, कुछ गिने चुने जो अंग्रेज अफसर थे, उन लोगों ने इन लोगों को युद्धबंदी जगहों में युद्धबंदी बनाकर रखे हुए थे। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जरा सा भी, जैसे कई बार होता है ना कि बदले की भावना से उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं किया यहाँ के लोगों ने। उनको एक भी लोगों पर ये लोग टूट नहीं पड़े। और 15 अगस्त के बाद में आपके आया था दिलवारा जहाज, जो सेरेमनी हुई थी वो थी 7 अक्टूबर को आए थे, या और 9 तारीख को सेरेमनी हुई थी। 15 अगस्त और 9 अक्टूबर या 7 अक्टूबर के बीच में 1.5 महीना का फासला में 1.5 महीना विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोग रहे। आप सोचिए, कोई तब भी कोई ना लड़ाई ना झगड़ा, कुछ नहीं हुआ जी। और देखिए कितने शांति से थे, विदाउट एनी कंट्रोल। हमारे समाज में जो है कंट्रोल करने के लिए पुलिस, IRBN और सब कुछ रहती है, कोर्ट रहती है झगड़े को निपटाने के लिए, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था जी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इतनी बड़ी क्षति हुई इस युद्ध काल में अंडमान में, कि पॉपुलेशन का इतना कमी आई, जो गिरावट आई, कि 1941 में 13,000 के आसपास में थी सेंसस में। उसके बाद में 1947 को आजादी मिल गई, 49 को रिफ्यूजीज आए यहाँ पे, 50s में भी रिफ्यूजीज आए, 51 के सेंसस में इतने मृत्यु दर में भी कमी हुई लोगों को। अब तो लोग मरने नहीं लगे थे और अच्छी सुविधा मिल रही थी, खाना कपड़ा मिल रहा था, बीमारी कम होने लगी थी, सारे इंप्रूवमेंट आ गए थे यहाँ के रहन सहन में लोगों के। 47 के बाद में, इवन 45 के बाद में भी अंग्रेजों ने अच्छी व्यवस्था की थी, 47 के बाद में भी। तब भी आप सोचिए, इस 10 साल के गैप के बाद में भी उस क्षतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। 2000 तब भी आंकड़ों में कम मिल रहा था, 11,000 के आसपास दिख रहा था, 13,093 के आसपास में था 1941 का जो पॉपुलेशन सेंसस है। और लेकिन 1951 में जाकर 11,000 कुछ बचे हुए थे, 400 कुछ थे। इतनी क्षति हमें हुई थी। तो हमें अपने लोगों की कुर्बानी को नहीं भूलना चाहिए जी। तो प्रणव कुमार जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारे अंडमान द्वीप समूह से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमसे साझा करी, उसके लिए आपका हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, आज के इस अंक में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।